हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट 115 सॉल्व करेंगे। आज का प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, नॉर्मली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। सामान्यतः शल्य क्रिया वाले यंत्रों को निम्नलिखित में से किस प्रकार रोगाणु रहित या स्टेरलाइज किया जाता है? ए, डिसइंफेक्टेंट्स द्वारा, बी, कोल्ड स्टेरलाइजेशन द्वारा, सी, ऑटोक्लेव द्वारा, डी, एंटीसेप्टिक का यूज करके। तो देखिए, जब भी बात होती है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करने के लिए सर्जरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट प्रयोग हो रहे हैं वो पूरी तरह बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए, पैथोजन फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि उसको प्रॉपर वे में स्टेरलाइज किया जाए। तो जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको स्टेरलाइज करने के लिए ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब समझते हैं ऑटोक्लेव क्या होता है। ऑटोक्लेविंग से किस प्रकार से स्टेरलाइजेशन किया जाता है? ऑटोक्लेविंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दबाव युक्त भाप का प्रयोग करके वस्तुओं को जीवाणु रहित करने या पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है कि ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के द्वारा जो भी उसमें सब्सटेंस होता है, जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको रोगाणु मुक्त या पैथोजन फ्री किया जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा इसमें, लेकिन क्या होता है, कुछ बातें ऑटोक्लेव में इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि स्टीम, टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम। तो एक निश्चित टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट ऑटोक्लेव में रख दिया तो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो पैथोजन फ्री हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो एक प्रॉपर टाइम होता है, एक प्रॉपर प्रेशर में उसको सेट करना होता है, तभी ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आर्टिकल जो भी उसमें ऑटोक्लेव में रख रहे हैं वो पूरी तरह पैथोजन फ्री होगा। तो जो इसमें नॉर्मली क्या करते हैं कि करीब करीब 30 मिनट तक के लिए 121 डिग्री सेल्सियस का तापमान किया जाता है। इसके लिए इसमें होता क्या है कि जब ऐसा करते हैं तो सारे सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट उसमें रखे गए थे वो सभी स्टेरलाइज हो जाते हैं। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज द एवरेज लंग कैपेसिटी ऑफ एन एडल्ट? एक वयस्क के फेफड़ों की औसत क्षमता कितनी होती है? 2000 ml, 4000 ml, 8000 ml और 6000 ml। जब भी बात होती है TLC मीन्स टोटल लंग्स कैपेसिटी की, तो ये करीब करीब जो एक वयस्क की नॉर्मल सामान्य ह्यूमन की जो क्षमता होती है करीब 6 लीटर होती है। तो एक बार में कितना व्यक्ति अंदर सांस खींच सकता है अधिकतम, इसको कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो ये कितना होता है? 6000 लीटर होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सामान्य वयस्क में फेफड़ों का वजन लगभग 1000 ग्राम और औसत क्षमता 6000 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a rare lung disease caused by inhaling of hemp, flesh or cotton particles, which is referred to as a brown lung disease? निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़े का एक दुर्लभ रोग है जो भांग, सन या कपास के कणों के सांस लेने से होता है और इसे ब्राउन फेफड़े की बीमारी कहा जाता है? ऑप्शन ए एम्फाइसीमा, बी बाइसिनोसिस, सी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, डी COPD। इसमें जब भी बात करें
ब्राउन लंग्स डिजीज की, तो ब्राउन लंग्स डिजीज एक ऐसा रोग है, एक ऐसा डिजीज है जो कि उन लोगों को अधिक होता है जो कि कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि कॉटन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये उनके फेफड़ों में वायु मार्ग के द्वारा फेफड़ों में जाते हैं और एक बीमारी पैदा करते हैं जिसको कहा जाता है बाइसोनोसिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब इसका जो और भी चीजें होती हैं जैसे कि सन है, छांग है, इनसे भी ये प्रॉब्लम बाइसोनोसिस की होती है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। तो इससे संबंधित जो अभी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है हम लोग वो भी अभी देखेंगे। बाइसोनोसिस इज ए लंग डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय ब्रीदिंग कॉटन डस्ट और dust from other vegetable fibers such as flax, hemp, hide and work। कार्य करते समय जब धूल जाती है, किसकी, कपास की हो, सन की हो, भांग की हो, तो जब इन पौधों की जो धूल उड़ती है, जो रेसे उड़ते हैं, ये फेफड़ों में जाकर के बाइसोनोसिस का कारण बनते हैं, जिससे कि सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और भी अन्य बीमारियां फेफड़ों की पैदा होने लगती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि बाइसोनोसिस कैसे फेफड़ों को प्रभावित करती है और इसका क्या कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज जूनोसिस? जूनोसिस क्या होता है? ए, ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। बी, ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम फूड टू ह्यूमंस। सी, ट्रांसमिशन ऑफ इंफेक्शन फ्रॉम humans to humans। D, transmission of infection into humans by organic waste। जब भी बात होती है जूनोसिस की, तो जूनोसिस का मतलब होता है कि जूनोसिस मीन्स जंतुओं से मनुष्यों में होने वाला इन्फेक्शन, जानवरों से मनुष्यों में होने वाला संक्रमण का संचरण। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। जूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो किसी गैर मानव जानवर से मनुष्यों में फैलता है। तो किसी भी जानवर से जब मनुष्यों में संक्रमण फैलता है तब इसको जूनोसिस कहा जाता है। जूनोटिक रोगजनक जीवाणु वायरल या परजीवी हो सकते हैं या अपरंपरागत एजेंट शामिल हो सकते हैं और सीधे संपर्क या भोजन, पानी, पर्यावरण के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकते हैं। तो ये आवश्यक नहीं कि डायरेक्ट मनुष्य में आए, ये भोजन के द्वारा भी आ सकते हैं, पानी के द्वारा भी आ सकते हैं और पर्यावरण के द्वारा भी मनुष्य को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो इसे भी जूनोसिस बोला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इन अ हेल्थ एजुकेशन प्लान व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन योर कम्युनिटी। स्वास्थ्य शिक्षा योजना में आपके समुदाय में फैली स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए, नीड असेसमेंट। बी, पॉलिसी एवेल्युएशन। सी, रिसोर्स एवेल्युएशन। डी, रीजनल एवेल्युएशन। जब भी बात होती है कम्युनिटी में जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचानने की, तो इसको बोला जाता है नीड असेसमेंट या आवश्यकता आकलन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आवश्यकताओं का आकलन प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित समूह है जिसका उपयोग आवश्यकताओं को निर्धारित करने, उनकी प्रकृति और कारणों की जांच करने और भविष्य की कार्यवाही के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये जो नीड असेसमेंट होता है कि जो भी आवश्यकताएं हैं उनका आवश्यकताओं को निर्धारित करना है, उनकी प्रकृति और कारणों को निर्धारित करना है और भविष्य के लिए क्या कार्यवाही कर सकते हैं वो प्राथमिकताएं निर्धारित करना, ये आता है नीड असेसमेंट में। आवश्यकताओं का जो असेसमेंट होता है ये 4 स्टेप्स में होता है। ये 4 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? पहले तो है आइडेंटिफिकेशन या पहचानना, कौन सी आवश्यकता अभी है। फिर होता है डेटा संग्रह, डेटा को कलेक्ट करना। उसके बाद होता है एनालिसिस करना कि डेटा अब कलेक्ट हो गया, अब उसका एनालिसिस करो कि भविष्य में हमें क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। इस प्रकार से नीड असेसमेंट होती है आवश्यकताओं की प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित समूह जो कि
आने वाली भविष्य की कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन बॉडी वेस्ट इन इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। मानव शारीरिक अपशिष्ट का निदान किसके द्वारा किया जाता है। तो जब भी ह्यूमन बॉडी वेस्ट की बात आए तो हम लोग जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का जो इनका निपटान किया जाता है, निदान किया जाता है इंसिनरेशन या डीप बरियल मेथड द्वारा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं या तो उनको डायरेक्टली जला दिया जाता है या बहुत अधिक उनको दफनाया जाता है, जिससे कि जो भी इन्फेक्शन उनके शरीर में है या बॉडी पार्ट्स में है वो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैंक्रियाटिक सेल्स सीक्रेट ग्लूकेगॉन। निम्नलिखित में से कौन सी पैंक्रियाटिक सेल्स द्वारा ग्लूकेगॉन का स्राव होता है। डेल्टा सेल्स, गामा सेल्स, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स। तो जब भी पैंक्रियाज की बात होती है तो पैंक्रियाज एक पत्ती की तरह संरचना होती है जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है हेड और एक होता है बॉडी और एक होता है टेल। इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन 3 प्रकार की कोशिकाओं में अल्फा, बीटा और गामा सेल्स होती हैं। तो इसमें जो अल्फा सेल्स होती है ये ग्लूकेगॉन को सीक्रेट करती है, बीटा सेल इंसुलिन को सीक्रेट करती है। ये जो ग्लूकेगॉन होता है ये करता क्या है कि जैसे लीवर में जितना ग्लाइकोजन स्टोर हुआ है उस ग्लाइकोजन जब जरूरत पड़ने पर इस ग्लाइकोजन पर ये ग्लूकेगॉन क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। इस प्रकार से ये अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकेगॉन सेल शरीर को एनर्जी देता है। यहाँ पर हम लोग एक इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर पैंक्रियाज का, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्फा सेल है जो कि ग्लूकेगॉन से सीक्रेट करेगा, बीटा सेल से इंसुलिन निकलेगा और डेल्टा सेल हैं ये जो इनसे सोमेटोस्टेटिन निकलता है जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a concise method of organizing and recording data about a client and making information quickly accessible to all health professionals। क्लाइंट के बारे में आंकड़े का व्यवस्थापन, संसूचन एवं सभी स्वास्थ्य कर्मियों को शीघ्रता से सूचना उपलब्ध कराने का एक संक्षिप्त तरीका है। सॉपी, शॉर्ट, कॉस्ट, कॉर्ब, कार्डेक्स। यहाँ पर ये जो कार्डेक्स होता है ये एक कंसाइज मेथड होता है ऑर्गेनाइज करने का, रिकॉर्ड करने का, जहाँ किसी भी पेशेंट का पूरा एक संक्षिप्त डेटा मौजूद रहता है जिससे कि जो भी अगला व्यक्ति या अगला हेल्थ प्रोफेशनल्स आएगा वो इसके बारे में संक्षिप्तली एक पूरी डेटा लेकर के ये बता सकता है कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, भविष्य में क्या प्रॉब्लम्स होगी और क्या क्या इसका संभावित ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पर जो कॉर्डेक्स होता है इसका एक ऐसा कंसाइज मेथड होता है ऑर्गेनाइज करने का, रिकॉर्ड करने का, जो कि क्लाइंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन शीघ्रता से बताता है। कॉर्डेक्स एक डेस्कटॉप फाइल सिस्टम का ब्रांड नेम है जो नर्सों को रोगी की देखभाल के बारे में त्वरित संदर्भ प्रदान करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो नर्सों को रोगियों की जानकारी तक संक्षिप्त रूप से पहुंचने में मदद करता है, जैसे कि उनका निदान, दवाएं, स्वास्थ्य स्थिति और देखभाल योजनाएं। कॉर्डेक्स को प्रत्येक शिफ्ट में अद्यतन किया जाता है तथा यह अलग अलग पृष्ठों से बना होता है जो प्रत्येक रोगी का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कि जब भी कोई वीआईपी महोदय जब किसी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं तो उनका क्या निकलता है, हर घंटे पर या हर कुछ समयांतराल बाद उनका एक मेडिकल रिकॉर्ड निकलता है। तो वो मेडिकल रिकॉर्ड
पूरा डेटा देता है कि अब वो कैसे है, किस स्थिति में है। तो पूरा एक डेटा होता है इसमें किसी भी पेशेंट का। इसको क्या कहते हैं? कॉर्डेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ट्रैकिया डिवाइड एट द पॉइंट ऑफ करीना इनटू द राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई? निम्नलिखित में से किसमें श्वास नली करीना के बिंदु पर दाएं और बाएं प्राथमिक ब्रोंकाई में विभाजित होती है? फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा एंड सेकंड थोरेसिक वर्टिब्रा। देखिए इसमें क्या होता है, एक श्वास नली आती है, जब वो डिवाइड होने लगती है जिस जगह पर, और ये फेफड़ों में जब ये श्वास नली जाती है तो इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये श्वास नली जिस बिंदु से डिवाइड होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको करीना कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट बीच का, ये क्या होगा? करीना कहा जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी ये जो होगी कशेरुका, बक्षीय कशेरुका होगी, तो ये होती है पांचवी थोरेसिक वर्टिब्रा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज हीट थेरेपी वर्क इन मैनेजिंग पेन? दर्द प्रबंधन में हीट थेरेपी किस प्रकार कार्य करती है? इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो टू द इंजर्ड एरिया, इट टाइटन्स द इंजर्ड एरिया, it constricts the muscles, it narrows blood vessels around the injured area। जब भी बात आती है हीट थेरेपी की तो दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गर्म पानी से सिकाई करने से दर्द में आराम मिलता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इट इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो। जो भी एरिया है आप जहाँ पर सिकाई करते हैं गर्म पानी से, वहाँ पर जो चोटिल भाग है या इंजर्ड एरिया है उसमें ब्लड फ्लो को ये बढ़ा देता है, जिससे कि दर्द में आराम मिल जाता है। इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हीट थेरेपी अफेक्टेड एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का कार्य करती है। हीट थेरेपी बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण किसी विशेष एरिया में परिसंचरण और रक्त प्रवाह को बढ़ाती है। जब भी हीट थेरेपी दी जाती है तो जिस क्षेत्र में ये दी जा रही है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और मांसपेशियों का लचीलापन भी हो जाएगा। जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हीट थेरेपी से मांसपेशियों को आराम मिलता है। जब मसल सॉफ्ट हो जाएंगी तो उनमें आराम मिलेगा, क्योंकि उनकी जो जकड़न है वो दूर हो जाती है। और इंजर्ड टिश्यू को इस प्रकार से जब जकड़न दूर होगी, जो भी ब्लड फ्लो है वो अच्छी तरह होने लगेगा, प्रत्येक कोशिका तक ब्लड पहुंचने लगेगा और इंजर्ड टिश्यू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है।